प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट जेआरएफ 2024-25 एग्जाम के लिए प्रथम पेपर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से मैराथन क्लास कर रहे हैं और इन प्रश्नों को आप लोग बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिएगा क्योंकि थोड़ा लंबी क्लास रहेगी, क्योंकि अधिक से अधिक मैंने क्वेश्चन लिए हैं सभी यूनिट से, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों को जो है पूरा क्लास करना है। अगर आप चाहते हैं कि पेपर फर्स्ट अच्छा हो, बहुत अच्छा हो और हम अच्छा स्कोर करके एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं जनवरी में ही, तो जनवरी के लिए मैंने कुछ साथियों की रिक्वेस्ट पर प्राइवेट क्लास स्टार्ट की है। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं प्राइवेट क्लास होगी हमारी यूट्यूब के माध्यम से, और कितने घंटे की होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि जैसा टाइम होगा, जैसा सिलेबस कवर होगा, वैसे वैसे क्लासेस होती रहेंगी। मैराथन करनी होगी तो मैराथन करेंगे, अगर टॉपिक क्लियर करना होगा तो टॉपिक क्लियर करेंगे, रिवीजन करना होगा तो टॉपिक पढ़कर रिवीजन करेंगे, जैसा हमें उचित लगेगा। अच्छे स्कोर के लिए हम पूरा जी जान लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्राइवेट क्लास, अगर यहाँ से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, टेलीग्राम से पढ़ सकते हैं तो पीडीएफ है। अगर आप प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप डेली हमारे साथ अच्छे से क्लास कर पाएं, तो आप हमारा प्राइवेट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। फीस बहुत कम रखी है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए 7355281416। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जून एग्जाम के लिए जब क्लास स्टार्ट होगी तो आप सभी को बता दिया जाएगा। अभी जनवरी एग्जाम के लिए ही हमने स्पेशल क्लास स्टार्ट की है, जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर पढ़ूंगी, एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है, क्योंकि लंबी क्लास है और आपको पता है कि मैं भी जो है अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कैसे काम चलेगा, राइट। क्योंकि अभी मैं हिस्ट्री की क्लास बना चुकी हूँ और एक और मैंने क्लास बनाई है, ठीक है, और निरंतर जो पेपर फर्स्ट के लिए काम कर रही हूँ, तो काफ़ी मेहनत लग रही है। निम्नलिखित में से किस साधन टूल का उपयोग वर्चुअल प्रयोगशाला तथा अनुरूपणों के लिए किया जा सकता है? तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़कर आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा PHET, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस, ठीक है। ये यहाँ पे आप इस वर्ड को नोट डाउन करके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका यही सबसे बेहतरीन है कि आप एवरी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। अगला प्रश्न, स्मृति जिसको हम मेमोरी बोलते हैं, में संग्रहित सूचना का वह संगठित समूह जो नई सूचना को व्याख्यायित, संग्रहित एवं स्मरण करने के तरीके को मेरा चश्मा कहाँ गया, पता नहीं कहाँ है, मिल गया। तो अविनत करता है, कहलाता है। स्मृति में संग्रहित सूचना का वह संगठित समूह जो नई सूचना को व्याख्यायित, संग्रहित एवं स्मरण करने के तरीके को अवनित करता है, कहलाता है। तो सही जवाब हमारा होगा स्कीमा, ठीक है, स्कीमा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कोई भी परीक्षण विद्यार्थी की योग्यता एवं कौशल की पूर्ण यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। परीक्षा केवल किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन का एक लघु प्रतिदर्श होता है। तो दोनों ही ऑप्शन जो है सही है, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस ज्ञान मीमांसी अवस्थिति का संकेत निम्न में से किसकी ओर है जो प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के सामाजिक यथार्थ के अध्ययन और आगे पर अनुप्रयोग करने की पैरवी करता है? तो ये होगा आपका प्रत्यक्षवाद, ठीक है, प्रत्यक्षवाद करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन दत्त डेटा विश्लेषण हेतु मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है? तो मुक्त सॉफ्टवेयर के स्रोत सॉफ्टवेयर के बारे में प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये आर आपका सही जवाब होगा। जब संचार का प्राथमिक कार्य नई सूचना प्रेषित करना हो तो उसे किस रूप में जाना जाता है? बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, और उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। तो थर्ड ऑप्शन निर्देशात्मक कार्य। उच्च शिक्षा से प्रश्न आ चुका है।
हंटर आयोग की क्या सिफारिश थी? हंटर आयोग साथियों आया था आपका 1882 में, ध्यान रखिएगा 1882 में आया था। और बुक डिस्पैच आपका 1854 में आया, 1854 में आया था, याद रखिएगा बुक डिस्पैच, ठीक है। और ये जो हंटर आयोग है 1882 में आया था। और हंटर आयोग की क्या सिफारिश थी? तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि महाविद्यालय में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, इस पर तो काम किया था। मुस्लिम शिक्षा पर, महिलाओं की शिक्षा पर हंटर आयोग ने काम किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा उच्चतर शिक्षा में गैर सरकारी निजी उद्यम की भागीदारी, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सहस्त्राब्दी से आ गया, इन्वायरमेंट से। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मुख्यतः विकासशील या निर्धन देशों पर लक्षित थे। सतत विकास लक्ष्य सभी देशों के लिए लक्षित हैं, चाहे वे विकसित हों या विकासशील या निर्धन हों। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं सत्य हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1882 में ही हंटर आयोग आया है ना। वर्ष 1882 में किस विश्वविद्यालय की बोझ को कम करने के लिए लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? पंजाब विश्वविद्यालय कहाँ है? लाहौर में है, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन कलकत्ता हो जाएगा। फिर से स्टेटमेंट का प्रश्न है, प्राचीन भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में एशिया के विभिन्न भागों में से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं साथियों, क्योंकि अभी हमारे पास जो है थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन जो हमारी प्राइवेट क्लास ज्वाइन करेंगे उनको हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन लेंगे उसका एक्सप्लेन करके थ्योरी भी पढ़ाएंगे, ताकि अगर वहां से कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो वो वहां से भी सही कर सकते हैं। प्राचीन भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होने के तत्काल बाद यूरोप और अरब देशों के विश्वविद्यालय इस पर अविभावी हो गए थे। नहीं, ऐसा नहीं था। पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है, 4 ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा जो है आपका रिसर्च से, निम्नलिखित में से कौन किसी अच्छे उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं? वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता, नैदानिकता, व्यवहारपरकता। सेकेंड ऑप्शन सभी सही जवाब होंगे। अगला प्रश्न हमारा, अधिगम को सामाजिक निर्मित के रूप में भी जाना जाता है, मतलब माना जाता है। सामाजिक निर्मित सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के विकास द्वारा अविलक्षणित होती है। तो सही जवाब हमारा दोनों कथन सही होंगे। प्रथम पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं लास्ट टाइम में उतना ज़्यादा रिवीजन करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जो भी पढ़ा है नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो पढ़ा है उसका ही आप बार बार रिवीजन करिए, मतलब इतना कम भी नहीं। अगर आपका 60% तैयार है, ठीक है, सिलेबस आपका 60% तैयार है, तो उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आप रिवीजन 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 जितना आप रिवीजन कर सकते हैं लास्ट टाइम में, उस 60% का रिवीजन करिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हमें मैच करना है आयोजना एवं तैयारी, ठीक है, जो प्लानिंग होती है और प्रिपरेशन होती है, उसके लिए शिक्षण अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण। अनुदेश क्या है? अनुदेश है विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना। कक्षा कक्ष परिवेश क्या है? अधिगम है जो संस्कृति स्थापित करना। व्यवसायिक उत्तरदायित्व शिक्षण पर चिंतन करना। यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आ रही है। क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी PDF बिल्कुल फ्री हैं। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की मुख्य व्यवस्थाएं निम्न हैं, तो यहाँ पे हमारा सही होगा मापन, कारणता, सामान्यीकरण, पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब 4 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो ऐसे प्रश्न हैं इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, रिपीट होने के बहुत चांस रहते हैं इनके। कम्युनिकेशन से प्रश्न है हमारा, दूसरे व्यक्ति के गैर शाब्दिक व्यवहार की नकल करने में से सहायता मिलती है, तो अनुपालन करने, ठीक है, कॉपी करना, है ना। फिर से कम्युनिकेशन का ही प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में संचार का एक सुविकसित मॉडल है, तो अंतः वैयक्तिक, इंट्रा पर्सनल,
अगला प्रश्न हमारा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम स्क्रीन सही नहीं दिखाई दे रही है, तो भाई हेल्प करो, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो चैनल को। तो स्क्रीन दिखने के लिए कंप्यूटर लेना होगा ना, लैपटॉप लेना होगा। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए मैं लैपटॉप लेके आऊँगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान संचार की गैर शाब्दिक प्रथाओं के रूप में की गई है? मनास्थिति, चाल, पोशाक, CDE। तो हमारा सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड ने विशाल जनसंख्या वाले स्थानों पर निम्न में से क्या स्थापित करने के विचार का समर्थन किया था? सही जवाब सेकेंड ऑप्शन, केंद्रीय महाविद्यालय, ठीक है। केंद्रीय महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए किसने कहा था? लॉर्ड ऑकलैंड ने, जहां विशाल जनसंख्या हो वहां पर। क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं क्लासेस लाती रहूँगी, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं लाऊंगी। हो सकता है इस मैराथन ना करा पाऊँ, क्योंकि जब वहाँ पे मैं डेली क्लास करूँगी तो मैं रोबोट नहीं हूँ, मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, राइट। तो जो है कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ भी क्लासेस लाती रहूँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय निम्न में से किसका सुविख्यात केंद्र था? सही जवाब तांत्रिक बौद्ध दर्शन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला, नालंदा, इनके बारे में आप लोग जरूर से जरूर सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसा अधिगम जिसमें एक नया व्यवहार किया जाता है, किंतु जब तक इसे पुनर्वलन नहीं दिया जाता तब तक यह प्रदर्शित नहीं होता, इसे इस रूप में जाना जाता है। तो यह है हमारा सही जवाब थर्ड ऑप्शन, अव्यक्त अधिगम, ठीक है। अव्यक्त अधिगम, अधिगम का अर्थ है सीखना या लर्निंग, ठीक है। आपका रिसर्च से प्रश्न आ चुका है। मात्रात्मक शोध को एक ऐसी शोध रणनीति माना जा सकता है जिसमें सामान्यतः क्या होता है? सिद्धांत और शोध के बीच के संबंध के प्रति निगमनात्मक उपागम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुणात्मक शोध में संदर्भगत बोध पर बल दिया जाता है, ठीक है, विवरणात्मक। मात्रात्मक शोध प्रातिनिधिक रूप से अत्यधिक असंरचित होता है। ये दोनों सही है या गलत हैं? तो देखिए, जो मात्रात्मक शोध होता है वो असंरचित नहीं होता, संरचित होता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मात्रात्मक शोध है और गुणात्मक शोध है, कितने प्रश्न बन रहे हैं इसके, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, कोई चांस भी नहीं है उसके आने के। यहाँ पे देखेंगे, किसी दूसरे चरण पर कारणात्मक प्रभाव डालने वाले चर को निम्न में से क्या कहा जाता है? अगर आप पर कोई प्रभाव डाल रहा है तो वह होगा स्वतंत्र चर, राइट। और स्वतंत्र चर में आता है सिलेबस, शिक्षक और माता पिता, मतलब पेरेंट्स, सेकेंड ऑप्शन। निर्भर चर कौन से हैं? संकरण चर, वाह्य चर कौन से हैं? आप इनको भी देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन से प्रश्न, संप्रेषण दृष्टिकोण से एक पूर्णतया पूर्वानुमेय स्थिति में निम्न में से क्या होना माना जाता है? ये होगा नेगेट्रोपी, सेकेंड ऑप्शन। निम्न में से कौन कौन प्रकट अधिसंप्रेषण के उदाहरण हैं? तो प्रकट होगा क्षमा याचना, बहाने और स्पष्टीकरण। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन तो अधिक ले रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी फटाफट जो है रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो लोग भी कांटेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तभी आप जो है कांटेक्ट करें।
टेलीग्राम चैनल हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल आप के नाम से ही जो है टेलीग्राम चैनल है। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट मत करिए, व्हाट्सएप नंबर तो मेरा टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। और आज मैंने यहाँ पे बता दिया है, हाँ कुछ क्लासेस में मैंने मेंशन कर दिया है, तो टेलीग्राम आप सर्च करिए हिमालयन हिंदी एकेडमी, ठीक है। चलिए, बौद्ध मतावलंबी संप्रेषण की भाषा को दिव्य उपहार मानते हैं। बौद्ध मतावलंबियों का यह दृष्टिकोण है कि संप्रेषण हेतु भाषा का सामाजिक संदर्भों व परिस्थिति अनुसार क्रमिक विकास होता है। तो सही है, ये तो सही है, लेकिन ये जो दिव्य उपहार नहीं मानते वो सामाजिक मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन। पहला कथन गलत है, दूसरा सत्य है। और देखिए बौद्ध से कितना प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म से, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न तो 6 अंक आपके पक्का आपको करना ही करना है। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। निम्न में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियां इस प्रकार संबंधित हैं कि विरोध वर्ग के अनुसार दोनों असत्य नहीं हो सकती हैं, यदि फिर दोनों सत्य हो सकती हैं। ऐसा ही प्रश्न बनता है ऐसे कि दोनों सत्य नहीं हो सकती हैं, असत्य हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सी सत्य हो सकती हैं। जब कुछ कुछ हो, ठीक है ये गाना नहीं है, जब मतलब कुछ कवि बंदर होते हैं और कुछ कवि बंदर नहीं होते हैं, ठीक है, तो जो है आपका सत्य होगा। लेकिन अगर कहा जाए सभी हैं कोई नहीं है तो दोनों असत्य होंगे। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो असत्य नहीं हो सकता, दोनों सत्य हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड, मतलब सी, ए और सी, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए दोनों असत्य हो सकते हैं, सत्य नहीं हो सकते, तो बी और डी, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लास समझ में आ रही है, क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपका सब्जेक्ट क्या है ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की क्लास जो है अपलोड की है। तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये सेकंड में जाएगा। और सेकंड एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इतना आसान क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन टफ है, लेकिन अगर आपको पता है कि HTTP क्या है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। IP एड्रेस क्या है? नेटवर्क पर प्रत्येक यंत्र को प्रदत्त पता यह नेटवर्क द्वारा दिया जाता है। URL क्या है? तो एड्रेस बार में टंकित वेबसाइट एड्रेस है। मैक क्या है? तो मैक आपका नेटवर्क पर किसी यंत्र का प्रदत्त विशिष्ट पता या विनिर्माता द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न एनवायरनमेंट से है। क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों पर बंधन लगाता है और उन पर अधिक भारी बोझ डालता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संरचना अभिसमय के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सत्य है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल केवल विकसित देशों पर बंधन लगाता है और उन पर अधिक भारी बोझ डालता है, ठीक है, विकसित। अगला प्रश्न बन सकता है इसी टाइप से कुछ। निच्छालक क्या है? निच्छालक है कचरा भराई से स्रावित दूषित द्रव। हायर एजुकेशन से प्रश्न है। किस कॉलेज में स्वाधीनता से पूर्व मातृभाषा के माध्यम से यूरोपीय शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो सही जवाब हो जाएगा यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर, ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये बहुत ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा नीति का उद्देश्य किसे प्रोत्साहित करना था? ये उच्च शिक्षा में जहां पर भी जिस भी पंचवर्षीय योजना में जो भी कार्य हुए हैं उनको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे होगा निजी क्षेत्र की सहभागिता। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे हायर एजुकेशन से। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तर्ज पर
प्रतिरूपित किया गया था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे हमारा प्रश्न जो है सही होगा कलकत्ता, बंबई, मद्रास। ठीक है, ABC। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में यूनिवर्सिटी ऑफ नवद्वीप, नवद्वीप यूनिवर्सिटी निम्नलिखित कौन से विषय पढ़ाए जाते थे इसमें? तो इसमें पढ़ाए जाते थे तर्कशास्त्र, साहित्य और तंत्र। तो हमारा सही जवाब CDE, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये थी हमारी क्लास। अगर मैं चाहती तो इसे 1 घंटे का भी कर सकती थी, लेकिन मुझे आप सभी को टॉपिक और क्वेश्चन प्रोवाइड कराना था, तो मैंने इस क्लास को 20 मिनट में ही कवर कर दिया है। ठीक है, आप समझ सकते हो, आप हमारे साथ जो क्लास करेंगे उसमें आपका बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। लास्ट टाइम में आप बहुत अच्छा रिवीजन। परिस्थितियाँ बदलती नहीं है, बदलनी पड़ती हैं, वक्त बदलता नहीं है। आप सोते रहिए, सालों गुजर जाएंगे सोने में। ठीक है, आप वैसे ही चलते रहिए, कभी परिस्थिति नहीं बदलेगी, ना ही कोई कहने आएगा आपसे, क्योंकि आपसे कोई नहीं कहने आएगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, किसको गरज पड़ी है, क्यों कहेगा, राइट। अगर आपके अंदर है, आपको लगता है कि हमें अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए, हमें भी कुछ लाइफ में करना चाहिए, तो आप करिए, मेहनत करिए। ठीक है, हाउसवाइफ हैं, किसी को क्या पड़ी है, सभी जानते हैं चौका चूल्हा करना है तुम्हें। अब उनके अंदर आग लगी है कि नहीं हमें तो और भी कुछ करना है ना, हमें तो सेल्फ डिपेंड होना है, तो वो आग जो है ना वो आपको सुपर वुमेन बनाएगा। चलिए, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, कम टाइम है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है। आप लोग बताइएगा कि जो मैं मोटिवेशन की बातें करती हूँ ये मेरे मन से निकलती हैं रियलिटी, क्योंकि मैंने भी फेस की है बहुत सारी चीज़ें ना, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों के सामने गा देती हूँ, वही बोल देती हूँ कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, अगर आपके लिए है डिफ़िकल्ट है तो आपको ऐसा करना चाहिए, राइट। तो पैराग्राफ में वही ट्रिक, प्रैक्टिस कैसे करना है हमें, कैसे हमें सॉल्व करना है पैराग्राफ। एग्जाम में भी भूलना नहीं है, यहाँ पे मैं क्लास बना रही हूँ बाद में आप भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको छोड़ देना है, ये स्क्रीन होगी, कंप्यूटर पर एग्जाम होगा आपका, स्क्रीन पे पैराग्राफ आएगा, इसको छोड़ देना है, आगे बढ़ना है। 10 अंक यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सीरियस होके, मतलब 5 मिनट अगर लग रहे हैं तो 5 मिनट लगा देना। मैं तो आपको 2 मिनट का ये पैराग्राफ दे रही हूँ, मतलब 2 मिनट में 10 अंक पक्का करने वाले हैं आप। ठीक है, बट आपको 5 मिनट में अपना पैराग्राफ सॉल्व करना है। कितने मिनट में? 5 मिनट में। कितने मिनट में? 5 मिनट में। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारा पैराग्राफ से है, क्या है। मूंगा चट्टान निम्न के कारण महत्वपूर्ण है। मतलब पैराग्राफ हमारा मूंगा चट्टान से है, मूंगा चट्टान से। ठीक है, मूंगा चट्टान, सॉरी मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान निम्न के कारण महत्वपूर्ण है। आज मुझे जुकाम भी लग रहा है, सॉरी, क्या ही बोल रही हूं मैं। तो मूंगा चट्टान से रिलेटेड ये प्रश्न है हमारा। ठीक है, ये विकासशील देशों में कुल पकड़ी गई मछलियों में 35% का योगदान करते हैं। 35%, 35%। अनेक व्यक्ति भोजन के लिए उन पर निर्भर करते हैं। ये तूफानों व क्षण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये एशिया में 100 करोड़ व्यक्तियों हेतु भोजन प्रदान करते हैं। ये वैश्विक तापन का कारण है। ठीक है, चलिए ये हमारा एक प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिएगा। इस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं लेकिन कठिन नहीं है। पैराग्राफ वाला प्रश्न मुझे सबसे आसान लगता है और वही आपका जो है रीजनिंग वाले। मूंगा चट्टानें निम्न में से किनके कारणवश संकट में हैं? घटता समुद्री तापमान, मानवीय गतिविधियां, वैश्विक तापन, बढ़ता हुआ समुद्री स्तर। अगला प्रश्न, मूंगा चट्टानों के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य सही हैं? वर्तमान में मूंगे की लगभग 1000 प्रजातियां विद्यमान हैं। मूंगा चट्टानें निर्जीव हैं। मछलियां, मोलस्क व जलशाही मूंगा चट्टानों में रहते हैं। मूंगा चट्टानों में गोभी लगती है। अपने सौंदर्य के कारण ये पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, मूंगा चट्टानों के संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सी संस्था कार्य कर रही है? आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न, सभी मूंगा चट्टानों की एक ही आकृति होती है। वैश्विक तापन मूंगा चट्टानों के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। अब जब आपने प्रश्न पढ़ लिया है, ऑप्शन पढ़ लिया है, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे ना, बस इतने 5 प्रश्न है, मतलब 10 अंक। ठीक है, तो जब ये पैराग्राफ प्रश्न पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, आप पैराग्राफ पढ़ोगे, आंसर अपने आप निकल के आएंगे। और ये अभी कुछ साल का क्या है, किसी शिफ्ट का है, ये 2022-23 का। ठीक है, अब ये हमारा पैराग्राफ है। थोड़ा सा मैंने आपसे बोला ना, मैं ये क्लास जो पेड क्लास है ना, उसकी जो भी फीस आएगी उससे मैं कोशिश करूंगी कि मैं या तो टैबलेट लूं या फिर लैपटॉप लूं, जिससे मैं और अच्छी क्वालिटी में आपको क्लास प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, अभी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करती हूँ और मेरा जो मेरा लैपटॉप है उससे नहीं हो पा रहा है। मूंगा चट्टान महासागर के जैविक रूप से सर्वाधिक विविधतापूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। जैसा कि गोताखोरों को ज्ञात है, मूंगा चट्टानों के विस्मयकारी समुद्री जीव में हजारों सुंदर मछलियां, हजारों की संख्या में, ठीक है, सुंदर मछलियां, मोलस्क और जलसाई रहते हैं। वास्तव में मूंगा स्वयं समुद्री जीव है। एक जगह पे देखा था निर्जीव है, मूंगा निर्जीव है, पढ़ा था ना, तो वहां से आप ऑप्शन पकड़ लीजिए। एक हमने पढ़ा था 1000 वाला, सही है। वास्तव में मूंगा स्वयं समुद्री जीव है, ठीक है, ये निर्जीव नहीं है। वर्तमान में खूमी से लेकर मूंज, गोभी, हमने गोभी भी पढ़ा था, तार की लड़ियां और बांसुरी जैसे स्तंभों जैसे अद्भुत आकृतियों में हजारों मूंगा प्रजाति वहां विद्यमान है। अद्भुत आकृतियों में मतलब उसमें एक जगह लिखा था कि एक ही आकृति की होती है, और यहाँ पे अद्भुत आकृतियां, ठीक है, मतलब अलग अलग आकृतियां, ठीक है, हजारों मूंगा प्रजाति वहां विद्यमान है। गोभी कहा था वहां पर उगती है, जबकि गोभी, उसमें गोभी जो सब्जी होती है ना, वो लिखी है, और ये गोभी एक प्रजाति है मूंगा की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, मानव जाति की बहुसंख्या तटवर्ती क्षेत्रों में रहती है। अनेक व्यक्ति तूफानों और क्षरण से सुरक्षा व भोजन के लिए जीवित मूंगा चट्टानों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, बहुत जो हमारे दक्षिण भारत के लोग होंगे वो शायद इनका प्रयोग करते होंगे समुद्री जीवों का खाने के लिए। ठीक है, तो मूंगा चट्टानों पर निर्भर रहते। इसके साथ चिकित्सीय अनुसंधान, पर्यटन व प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त लाभ है मूंगा चट्टान से। विकासशील देशों में कुल पकड़ी गई मछलियों में मूंगा चट्टानों का योगदान 25% है, ना कि 35। एक जगह पढ़ा था ना मम्मी 35%, तो 25% है। एशिया में 100 करोड़ जनसंख्या के लिए भोजन मिलता है। एशिया में 100 करोड़ जनसंख्या के लिए मूंगा से भोजन मिलता है, पढ़ा हमने कहीं पे। दुर्भाग्यवश वैश्विक तापन से जुड़े क्रियाकलापों सहित मानवीय गतिविधियों, देखिए वैश्विक जो तापन है उससे इनको नुकसान है, ना कि इनसे वैश्विक तापन को नुकसान है। ठीक है, मानवीय गतिविधियों से, ठीक है, एक जगह पर हमने मानवीय गतिविधियों को भी पढ़ा। इन जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है। समुद्र के बढ़ते तापमान, ठीक है, समुद्र का जो तापमान है बढ़ रहा है, मूंगे पर दबाव पड़ता है और इसकी क्षति होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इनके लिए काम कौन कर रहा है, कौन सी एजेंसी काम कर रही है, तो विश्व वन्य जीव कोष WWF, ठीक है, WWF जो एजेंसी है वो इसके लिए काम कर रही है। मूल कारण वैश्विक तापन को रोकने के लिए कार्य करने के साथ मूंगा चट्टानों के उत्तम संरक्षण हेतु संरक्षण रणनीतियों के विकास व परीक्षण पर कार्य कर रहा है। ठीक है, अब चलिए देखिए, हम यहाँ पे ऑप्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आंसर आप लोग खुद निकाल पाएंगे। समझ में आ गया होगा ना जो चीजें हमने पॉइंट की हैं। जैसे गोभी जो है एक आकृति नहीं, मतलब वहां उगती नहीं है, ठीक है, समुद्री जीव है और ये मूंगा की ही एक प्रजाति है। ठीक है, मूंगा की ही एक प्रजाति है गोभी। ठीक है, और विभिन्न आकृतियों में ये पाई जाती हैं, एक ही आकृति में नहीं होती हैं। ठीक है, और वास्तविक में मूंगा जो है एक समुद्री जीव है, ना कि निर्जीव है। ठीक है, पहले ये चलते हैं, बाद में निर्जीव हो जाते हैं, बाद में जो मोती बनते हैं, राइट, तो वो चीज अलग होती है। और मानव जाति जो है, बहुत सारी मानव जाति जो है डिपेंड है भोजन के लिए इन पर। ठीक है, और 25% जो है मूंगा चट्टानों का योगदान है विकासशील देशों में।
ठीक है, एशिया में 100 करोड़ जनसंख्या के लिए भोजन देता है ये जो मूंगा से ही भोजन होता है। ठीक है, चलिए, और हमने पढ़ा है विश्व वन्यजीव कोष, मतलब पैराग्राफ से 5 प्रश्न हैं तो संभवतः 4 प्रश्न तो आपके करेक्ट होने ही होने हैं। जिनको पैराग्राफ नहीं आ रहा है वो लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो 4 प्रश्न तो आपके 8 अंक तो कहीं गए ही नहीं है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हमने देखा ये विकासशील देशों में कुल पकड़ी गई मछलियों में 35%। अब इसको काट दीजिए, गलत हो गया ना, सही देखना है मैं। तो जहां पर ए है उसको निकाल दीजिए, ए वाला सेकेंड ऑप्शन, बचे 3 ऑप्शन। ये वैश्विक तापन का कारण है, ए निकाल दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, अनेक व्यक्तियों, इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया। ठीक है, हमारे पास बचा है अनेक व्यक्ति भोजन के लिए उन पर निर्भर करते हैं, ये तूफानों व क्षरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये एशिया में 100 करोड़ व्यक्तियों हेतु तो भोजन प्रदान करते हैं। राइट, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं चाहती हूँ ये जो बहुत कठिन है ना वो आसान हो जाए, भाषा शैली हमारी इतनी सरल होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न देखिए, मूंगा चट्टानें निम्न में से किनके कारणवश संकट में है? घटता समुद्री तापमान, मानवीय गतिविधियां बढ़ा था वैश्विक तापन, और बढ़ता हुआ समुद्री स्तर। BCD पढ़ा था ना हमने कि मानवीय गतिविधियां भी हैं, वैश्विक तापन भी है और बढ़ता हुआ समुद्री स्तर भी है। चलिए एक बार आपको और दिखा देते हैं, देखेंगे आप। वैश्विक तापन, ठीक है, मानवीय गतिविधियां और समुद्र के बढ़ते तापमान से, ठीक है, इनको क्षति पहुंचती है, संकट में है ये। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा BCD, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मूंगा चट्टानों के संबंध में निम्न में कौन से तथ्य सही हैं? अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मूंगा चट्टानें निर्जीव हैं, और जबकि हमने देखा था समुद्री जीव है मूंगा चट्टान, तो बी वाला काट दीजिए जिसमें बी है, बी कट गया। 2 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। मूंगा चट्टानों में गोभी होती है, मूंगा चट्टान की ही एक प्रजाति है गोभी, डी ऑप्शन काट दीजिए जिसमें डी है, कट गया। 4 ऑप्शन हमारे पास सही जवाब आ गया, ACE। वर्तमान में मूंगे की लगभग 1000 प्रजातियां विद्यमान है। मछलियां, मोलस्क व जलशाही मूंगा चट्टानों में रहते हैं। अपने सौंदर्य के कारण ये पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न था? मूंगा चट्टानों के संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सी संस्था कार्य कर रही है? हम लोगों ने पढ़ा है, जिन भी साथियों ने सीरियस होकर इस क्लास को देखा है, जो लोग चाहते हैं हम एग्जाम क्वालिफाई करें, सच में आप लोग आंसर बताएंगे ना, मेरे भी मन से दुआ निकलेगी कि आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। UNO, WWF, यूनेस्को, WHO, आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया था तुम यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर दो, लेकिन जो कहते हैं ना जिसको मना करना चाहिए उसने तो मना नहीं किया, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। राइट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, सभी मूंगा चट्टानों की एक ही आकृति होती है। सभी मूंगा चट्टानों की एक ही आकृति कैसे होती है? तो हमने पढ़ा है, विभिन्न आकृति हैं। गलत है। वैश्विक तापन मूंगा चट्टानों के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 4 ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप सभी को गाइड कर पा रही हूँ। दोस्तों, मेरे पिताजी ने भी मुझसे यही कहा था कि तुम अपनी मेहनत को बर्बाद मत जाने देना। ठीक है, और मुझे लगता है आप लोगों की हेल्प करके मेरी मेहनत सार्थक हो गई। ओके, और सार्थक और हो जाएगी जब हमारे क्लास से आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, रिजल्ट आएगा। मैंने इस बार सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया है, मेरा सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है। ठीक है, मैं अभी जो है पूरा फोकस कर रही हूँ फर्स्ट पेपर पर, क्योंकि फर्स्ट पेपर की वजह से अधिकतर अभ्यर्थियों का पेपर रुकता है। सेकेंड पेपर सभी कर लेते हैं, अधिकतर 60% तो सभी कर लेते हैं। ठीक है,
अगर वो 60% इसमें भी कर लेंगे, पेपर फर्स्ट में भी कर लेंगे, तो निश्चित उनको नेट जीआरएफ मिल जाएगा। हमारा जो आल यूनिट से क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित मूक मंच का नाम है स्वयं। ठीक है, स्वयं है। अगला प्रश्न, एक परीक्षण निर्माता की भूमिका में एक शिक्षक किस प्रकार आगे बढ़ता है? परीक्षण मदों को तैयार करना जो अनुदेशात्मक उद्देश्यों से मेल खाते मतलब मैचिंग होती है। मुख्य पाठ्यक्रम अथवा इकाई उद्देश्यों की सूची बनाना। सी ऑप्शन, विशिष्टताओं की सारणी तैयार करना। डी ऑप्शन, पाठ्यक्रम अथवा इकाई अंतर्वस्तु का विशेष ब्यौरा देना। अवास्तविक उद्देश्यों को हटा देना। साथियों, यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब क्या होगा? ए बी सी डी ई सभी सही हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, सी डी ई सभी सही हैं। एक परीक्षण निर्माता की भूमिका में एक शिक्षक किस प्रकार आगे बढ़ेगा? अगला प्रश्न हमारा रिसर्च से है। शोध गंगा क्या है? स्वयं प्रभा क्या है? विद्वान क्या है? साक्षात क्या है? नोट डाउन करो। स्वयं प्रभा तो सभी को पता होगा ना, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल। ए का वी का 4 किस में दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में। ऐसे ध्यान से पढ़ोगे आंसर खुद टपक कर आएंगे। ठीक है, शोध गंगा क्या है? आंसर निकल आया, शोध प्रबंध डाटाबेस है। विद्वान क्या है? विशेषज्ञ डाटाबेस शोधार्थी नेटवर्क है। साक्षात क्या है? ऑनलाइन अंतर्वस्तु सुपुर्दगी मंच है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्लास हमारे लिए ही बनाई जा रही है, मैम मेहनत कर रही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य वैधता के जोखिम के स्रोत हैं? बताइए। प्रतिदर्श विशेषताएं, उद्दीपन का अनूठापन, आईबी का असंगत जोड़ तोड़, सहभागी की ओर से अभिप्रेरण की कमी, मूल्यांकन की प्रतिक्रियात्मकता। अब यहाँ पे हम सी ऑप्शन को हटा देते हैं, ये नहीं सही है। जिसमें सी है उसको हटा दो, ये वाला नहीं है। ठीक है, हमारा सही जवाब है ए बी डी। ठीक है, ए बी डी फर्स्ट ऑप्शन। प्रतिदर्श विशेषताएं, उद्दीपन का अनूठापन और सहभागी की ओर से अभिप्रेरण की कमी, जोखिम बाह्य वैधता की जोखिम के स्रोत। संप्रेषण में कंधों को उचकाना, ऐसे उत्तरदायित्व। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने जो ली है, मैं कंधे क्यों उचकाऊं? फर्स्ट ऑप्शन, संप्रेषण में कंधों को उचकाना संकेत है। ये प्रश्न तो हम पढ़ ही चुके हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कक्षा संप्रेषण में सुकराती प्रश्न विधि समझ को बढ़ाने की प्रभावी रणनीति में से एक है। अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए शिक्षकों के मूल्यांकन की विद्यार्थियों के माध्यम से प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण की गुणवत्ता को बढ़ा देती है। साथियों, आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो हमने एक बैच स्टार्ट किया है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का, बहुत सारे साथी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फीस मैंने बहुत कम रखी है, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत होगी 15 दिनों में, जो आप साल भर नहीं पढ़ा होगा वो 15 दिन में आप कवर करेंगे। 15 दिन हम इतनी मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कम फीस रखी है। पेपर फर्स्ट के लिए और सेकेंड पेपर गाइडेंस होगी, लाइव क्लासेस होंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे डेली आपको 2 से 3 क्लासेस मैराथन क्लास देखने को मिलेंगी। देखने को नहीं मिलेंगी मतलब जुड़ेंगे तो पढ़ाई करेंगे, पढ़ने के लिए है, सक्सेस के लिए ये क्लास हमने स्टार्ट की है। तो अगर जो भी साथी ज्वाइन करना चाहता है, 20 तारीख 12 बजे तक आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। 20 तारीख 12 बजे तक। ठीक है, क्योंकि सामने हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर किसी को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, कोई भी एडमिशन नहीं ले पाएगा। फिर भले ही आप जो डिस्काउंट दिया है उससे ज़्यादा फीस पेमेंट करें, तब भी नहीं। ठीक है, क्योंकि क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी तो फिर जो जुड़े होंगे वही लोग पढ़ाई करेंगे।
कक्षा संप्रेषण में सुकराती प्रश्न विधि समझ को बढ़ाने की प्रभावी रणनीतियों में से एक है, बिल्कुल सही है। और शिक्षकों के मूल्यांकन की विद्यार्थियों के माध्यम से प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। जो आप फीडबैक देते हैं ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे देते हैं ना, तो उससे क्या होती है, हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, कि मुझे भी पता चलता है जो भी मैं क्लास बना रही हूँ। सॉरी, लाइट चली गई है भैया, लाइट क्यों गई है? जाना तो नहीं चाहिए। तो जो है हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, उसको हम रोक नहीं सकते ना, लेकिन हम अपना काम तो कर सकते हैं। समान विस्तार के दो पदों के बीच व्याप्ति को संव्याप्ति कहा जाता है। आग और धुएं के बीच संबंध समव्याप्ति है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों ही सही है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा इंटरनेट से है, आईसीटी से। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन को चुनें। सही कथन को चुनें। तो सही कथन क्या होगा? इंटरनेट का उपयोग किसी के द्वारा कहीं से भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इंटरनेट का सार्वजनिक उपयोग होता है, सही है। इंटरनेट की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है, वे इंटरनेट की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हैं, ओके। इंटरनेट में बाह्य कड़ियों को नियंत्रित करना संभव है, नहीं। डी ऑप्शन जिसमें है उसको काट दीजिए, डी ऑप्शन जिसमें है उसको काट दीजिए। ए बी सी सही जवाब होगा आपका, ठीक है, ए बी सी सही जवाब होगा। हमारा एक प्रश्न जो है इन्वायरमेंट से आ गया है कि जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, वायु निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम कब आया था। तो आप सभी को बताना है आंसर इसका। इसका सही जवाब जो होगा फर्स्ट ऑप्शन, जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक है, वायु निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1987 और फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 1986, ठीक है। आप अपनी तरफ से इसको पढ़ सकते हैं, 1986, 1974, 1987, 1981, ओके। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे आपको कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम समिति की अध्यक्षता किसने की? हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है। तो राधाकृष्णन जी 1948 में जो आई थी समिति, 1948 में, 1948 में। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले यही आई थी, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले यही समिति आई थी, ठीक है, राधाकृष्णन। एक हंसा मेहता जो समिति थी, हंसा मेहता, इन्होंने मतलब पहले ही काम किया था बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए, ठीक है, बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए किसने काम किया था, तो हंसा मेहता जी ने किया था, ठीक है।